এই হলো R7 নেটওয়ার্ক। আর আপনারা দেখছেন R7 বাংলা, বাংলার কথা বাঙালির মুখে। आप सभी का इस वार्ता में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो घटना मुंबई में घटी, एंटीलिया के सामने जिस प्रकार से जिलेटिन स्टिक से भरी हुई, তবে স্ত্রী জুবেদা বিবি জানালেন, এক সপ্তাহ আগে ফোন হয়েছিল, ওখানে নাকি টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা বাধে শ্রমিকদের সাথে। তারপরে আর কোনো হদিশ মেলেনি স্বামীর। তবে সোমবার বিকেলে খড়গপুর থেকে বার্তা আসে মাহমুদ আলীর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে ট্রেনে। স্ত্রী জুবেদা সহ পরিবারের লোকজন অভিযোগ ছুড়েছেন ঠিকাদার অর্জুন সিংহের দিকে। এরপর ওই পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখেছে। মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে বলে সূত্র মারফত জানা গেছে মারা গেল তা ময়নাতদন্তের রিপোর্টই টাকা চাওয়াতে ঠিকাদার মারধর করে এবং প্রাণ বাঁচাতে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন মাহমুদ। হয়তো মারধরে আহত হয়ে রহস্যজনকভাবে প্রাণ হারিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন পরিবার। চাঁচল থানায় পুরো ঘটনার লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন স্ত্রী জুবেদা বিবি। इससे पहले कभी नहीं हुई। हमने 90 के दशक में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण, ये महाराष्ट्र में उसका अनुभव लिया था। और उसी प्रकार की परिस्थिति, और अब तो अगर रक्षा करने वाले ही इस प्रकार से अपराधी तत्व बन जाए तो सुरक्षा कौन करेगा, यह सवाल है। इसमें सबसे अहम सवाल यह होता है कि एपीआई सचिन वाजे, इन्हें नौकरी में वापस क्यों लिया गया। वे 2004 में सस्पेंड हुए, 2007 में उन्होंने वीआरएस दिया। কারণ ঘরে রয়েছে স্ত্রী সহ নাবালক এক কন্যা ও পুত্র সন্তান, বৃদ্ধ বাবা মা। গৃহকর্তা ফিরবে না, তবু এই অসহায় পরিবারটি ক্ষতিপূরণ পেলে হয়তো মৃদু স্বস্তি মিলবে বলে তাদের দাবি। मुख्यमंत्री था, उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में लिया जाए। और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद यह तय किया कि एडवोकेट जनरल की सलाह मैं इसमें लूंगा। और मैंने एडवोकेट जनरल जी की सलाह ली। हालांकि वो कोई रिटर्न सलाह नहीं थी, लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई और उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है, बहुत गहरी इंक्वायरी चल रही है, ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा। और मैंने उस समय उनको नहीं लेने का फैसला किया। आप ये भी जानते हैं कि बीच में 2008 में सचिन वाजे, इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। कुछ समय तक शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया और शिवसेना के साथ बड़े गहरे रिश्ते ये सचिन वाजे के रहे। इतना ही नहीं तो जो शिवसेना के एक्टिव लोग हैं, इनके साथ बिजनेस रिलेशन भी उनके रहे, कुछ कंपनीज भी उन्होंने तैयार की। और 2020 में 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ। और जैसे ही मार्च में कोरोना आया, तो उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी। और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे कोरोना के काल में कोरोना के कारण अधिकारियों की आवश्यकता है, इसलिए केवल एक ही अधिकारी को या उनके साथ वाले जो 2-3 लोग थे उनको
छोड़कर किसी अधिकारी को सरकार ने वापस नहीं लिया। कई ऐसे अधिकारी थे जो छोटे छोटे कारण से सस्पेंडेड थे, उनको नहीं लिया, लेकिन जो हाई कोर्ट के आदेश से सस्पेंडेड थे और ये पता होते हुए भी कि 2017 में इन्हीं सचिन वाजे के ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगा और एक एक्सटॉर्शन रैकेट का वसई विरार के इलाके में पर्दाफाश हुआ। उस रैकेट में इनका नाम आया, इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल उसमें ली और उसमें बिल्कुल रिकॉर्ड पर यह आया है कि इस रैकेट में ये और इनके एक और साथी ये बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। तो जब इतना खराब रिकॉर्ड इनका था, ऐसे समय इनको लिया और लेने के बाद क्या किया, तो मुंबई क्राइम ब्रांच की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, और ये क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को हेड करता है 2 पीआई दर्जे के ऑफिसर्स। और सचिन वाजे जो एपीआई है, जैसे ही सचिन वाजे को लिया, एक रात में ये दोनों लोगों को ट्रांसफर कर दिया और पीआई की जगह एपीआई को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट सीआईयू का प्रमुख बनाया गया। मतलब जिनका पास्ट ऐसा था, ऐसे व्यक्ति को सीआईयू का प्रमुख यह सरकार ने बनाया। और उसके बाद आप देखिए मुंबई में जितनी हाई प्रोफाइल केसेस हुई, जुरिस्डिक्शन किसका भी रहे, कोई भी जुरिस्डिक्शन रहा, तब भी वो केस सीआईयू के पास आती थी। किसी भी रीजन का जुरिस्डिक्शन रहे तब भी केस सीआईयू के पास आती थी। अभी ये भी केस ये सीआईयू के पास आने का कोई कारण नहीं थी, वो रीजन के पास जानी चाहिए थी। लेकिन सारी केसेस, और विशेष रूप से फिर वो बादशाह रैपर वाली केस हो, चाहे ऋतिक रोशन वाली केस हो, ऐसे सारी केसेस ये सीआईयू यूनिट को ही दी जाती थी। और इनका कद, ये सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था, क्योंकि सीएम के ब्रीफिंग के समय भी वो नजर आते थे, गृह मंत्री के समय भी वो नजर आते थे, और शिवसेना के कुछ मंत्री हैं उनके साथ भी वो नजर आते थे। तो एक बड़ा कद उनको वहां दिया गया। और हमको तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखता है कि एक प्रकार से वहां सीआईयू के प्रमुख के रूप में नहीं, वसूली अधिकारी के रूप में उनको बैठाया गया और बड़े पैमाने पर मुंबई में डांस बार चलाने को खुली छूट, और सबके इंचार्ज ये। और ऐसे में ये जो सारी घटना घटी, ये भी घटना इतनी भयानक है। मनसुख हिरन, इनको ये पहले से जानते थे, और ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो मनसुख हिरन से इन्होंने खरीदी थी, लेकिन पेमेंट नहीं किया था। और 4 महीने तक इनके पास ये गाड़ी थी, नवंबर से लेकर तो फरवरी तक। और फिर मनसुख ने इनको कहा कि भाई आप या तो इसका पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए या फिर गाड़ी वापस दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं और कुछ दिन रखूंगा। उसके बाद वो गाड़ी उनके पास लाकर दी, और फिर उनसे वापस वो गाड़ी मंगाई गई। जिस दिन ये गाड़ी मुलुंड में उन्होंने वहां पर जहां पार्क की, उन्होंने उस दिन आप देखिए, ये गाड़ी में अगर ये गाड़ी चोरी होती तो कहीं ना कहीं कोई टेम्परिंग होता, कोई दरवाजा जो लॉक है उसको खोला जाता, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जानकारी के अनुसार मनसुख को यह कहा गया था कि भाई वहां पार्क करो और चाबी लाकर हमको दो,
और सीधे वो चाबी ये सचिन वाजे ने ली। उनको कहा कल जाकर आप एक कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है। और वो जब कुर्ला पुलिस स्टेशन गए तो उनकी कंप्लेंट ली नहीं जा रही थी, क्योंकि कई बार पुलिस ये कहती है कि भाई 2-3 दिन रुकिए, उसके बाद हम रजिस्टर करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। तो वहां पर जो आयो थे या जो वहां पर ड्यूटी ऑफिसर थे, उनको सचिन वाजे का फोन आया और उन्होंने कहा कि तुरंत अभी के अभी ये क्राइम रजिस्टर करिए और रजिस्टर होने के बाद मुझे इत्तला दीजिए। और ये इत्तला उनको देनी पड़ी। तो ये सोची समझी साजिश के तहत मनसुख हिरन को उसके बाद किसी और ने इंट्रोगेट नहीं किया। 3 दिन मनसुख हिरन को वाजे ही इंट्रोगेट कर रहे थे और उनके इंट्रोगेशन के बाद मनसुख को वाजे ने ही यह बताया कि भाई तुमको और एजेंसीज इंट्रोगेट कर सकती है, इसलिए एक कंप्लेंट कर दो। और अपने पहचान के लॉयर के पास वो खुद मनसुख को लेकर गए और मनसुख से कंप्लेंट करवाई कि मुझे अलग अलग लोग बुलाते हैं, मेरी बड़े पैमाने पर मुझे पुलिस से तकलीफ है, और अपना भी नाम उसमें डलवा दिया। और वो सीएम को भेजा, वो गृह मंत्री को भेजा। तो इसका मतलब एक प्रकार से सारी एलिबाई ये तैयार हो रही थी। और जिस दिन मनसुख को रात में एक फोन आया कि गावड़े ने आपको बुलाया है, और उनको जिस इलाके में बुलाया वो वही इलाका है जिस इलाके में सचिन वाजे के ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगा है। उसी इलाके में उनको बुलाया गया और उसके बाद दूसरे दिन उनकी लाश मिली। और हमारा तो यह मानना है कि मनसुख हिरन को वहीं पर मार दिया गया। मारने के बाद उनकी लाश खाड़ी में फेंकी गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हाई टाइड में उसको फेंकने की कोशिश हुई। अगर यह लाश हाई टाइड में फेंकी जाती तो ये वापस ही नहीं आती। तो यह होता कि मनसुख हिरेन ये पुलिस के दबाव में, या पुलिस जो बार बार पूछताछ कर रही है उससे नाराज होकर कहीं भाग गए। महीने 2 महीने बाद ये बात ठंडी हो जाती। आधे घंटे का डिफरेंस आया उनके कैलकुलेशन में, और हाई टाइड की जगह लो टाइड आया आधे घंटे के कारण। और मनसुख हिरन इनकी जो लाश है वो वहीं पर रही, वो बहकर नहीं गई। अभी कुछ थियरीज लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखें तो इसमें ध्यान में आता है कि ये इतने रुमाल उनके मुंह में कैसे आए। एंटीमॉर्टेम इंजुरीज ये ऐसी जगह पर है कि जिससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह दिखता है कि कहीं ना कहीं बहुत दबा के बांधा गया है। उनका दम घुटे इतना वो रुमाल और सारी चीजें बांधी गई है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखा उसमें उनके लंग्स में पानी नहीं। आज मीडिया में मैं कोई रिपोर्ट देख रहा था कि कोई और टेस्ट है और लंग्स में पानी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके लंग्स में पानी नहीं है। और ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पानी में गिरकर वो मरे तो लंग्स में भरपूर पानी होना चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। तो सीधा मतलब यह है कि उनकी हत्या हुई है। और हमारी मांग यह है, अभी तो एनआईए ये बम विस्फोट या वो जो जिलेटिन वाला मामला है उसकी जांच कर रही है और उसी में उनको अरेस्ट किया है। और हत्या का मामला या मनसुख के मौत का मामला जो है
ये अभी भी एटीएस के पास है। मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पर उसमें जिस प्रकार से एटीएस ने कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी कार्रवाई होती हुई दिखती नहीं है, क्योंकि इतने सारे एविडेंस मेरे जैसे पुलिस के बाहर के व्यक्ति को अगर मिल सकते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पुलिस के पास इससे ज्यादा एविडेंस है। और इतना ही नहीं, तो एटीएस और एनआईए ये दोनों के पास कुछ ऐसे टेप्स हैं जिसमें मनसूख की आवाज है और जिसमें वाजा ने उनको क्या क्या कहा है इसकी पुष्टि भी होती है। तो इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद अभी भी जो उनके मौत की केस है उसमें एटीएस की ओर से शुरुआत में कुछ एक्शन दिखा, उसके बाद एक्शन दिखाई नहीं पड़ता। अब हमारी मांग तो यह है कि चूंकि यह कनेक्टेड मामला है, वैसे तो पहली कार्रवाई एटीएस ने करनी चाहिए थी और उनको यह हत्या के मामले में अरेस्ट करना चाहिए था और उसके बाद उनकी कस्टडी एनआईए को जानी चाहिए थी, लेकिन एटीएस ने उसमें देरी की है। और अब कनेक्टेड मामले में हम तो ये मानते हैं कि अब हत्या का मामला भी, चूंकि ये कनेक्टेड मामला है और वो सबसे बड़े इसकी कड़ी है मनसूख हिरन जो है, इसलिए वो मामला भी अब एनआईए को टेक ओवर कर लेना चाहिए। और उसमें भी जो सबूत आज एनआईए के पास है या एटीएस के भी पास है, मैं कोई एटीएस पर अविश्वास नहीं दिखा रहा, पर कहीं ना कहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या एटीएस पर कोई दबाव है। मैं दबाव है ऐसा मेरा कहना भी नहीं है, पर जिस प्रकार के एक्शंस होनी चाहिए वो होती हुई मुझे दिखाई नहीं पड़ती। और इसलिए अगर ऐसी बात है तो कनेक्टेड मामला ये एनआईए को जाना चाहिए और तुरंत इस मामले में भी। और मेरा मानना ऐसा है कि इस मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे यह दिखाई पड़ता है कि फेलियर ऑफ पुलिस नहीं है, यह फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को जिनका पास्ट पता है क्या है उसके बावजूद इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर बैठाया। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज सरकार की है कि जिस चीज के कारण उनकी मजबूरी है कि उनको बैठाना है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे, सरकार जिस प्रकार से हाउस में उनको डिफेंड कर रही थी, अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था कि ये क्या ओसामा बिन लादेन है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस मामले की तह तक जाना होगा और जिन इंटरेस्ट के साथ, जिन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहां लाकर बैठाया सरकार की ओर से, उससे इसका क्या ताल्लुकात है, उससे इसका क्या संबंध है, यह भी हमारी जांच एजेंसीज को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देवेंद्र पराशर। देखिए, उद्धव जी ने मुझसे फोन पे बातचीत की थी उस समय, और उनके जो कुछ प्रमुख मंत्री थे वो मेरे पास आए थे। नीरज, एबीपी न्यूज। मेरे खास मानने का कोई सवाल नहीं है, वो मुंबई के सीपी थे, आज उनको ट्रांसफर किया हुआ है। और मेरा तो सीधा कहना है कि ये परमवीर सिंह या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग हैं, इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है।
इसके पीछे किसका आशीर्वाद है, मैं तो आपको बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। अब जी Sir, today Paramveer Singh has been shunted out. Why do you think exactly he has been shunted out of his post from as the Mumbai Police Chief, sir? नहीं, देखिए सीधी बात तो यह है कि उनकी जिम्मेदारी तो है ही, उससे वो कैसे भाग सकते हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करते थे। लेकिन मैं वापस कहना चाहता हूं कि सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले कुछ और लोग सरकार में बैठे। आप परमवीर को तो बाजू कर दोगे, वो तो पुलिस कमिश्नर थे, आपने उनके तबादला कर दिया, लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जांच कौन करेगा, उनका फैसला कौन करेगा? आप पूछिए। सर, आज थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को हटाया गया। क्या वजह रही, सरकार को अचानक से क्यों हटाना पड़ा और क्या बचाने की कोशिश हो रही थी अभी तक परमवीर सिंह को? देखिए मैंने अभी उसका जवाब दिया हुआ है और मैं बिल्कुल साफ ये कहता हूं कि जब इस प्रकार के वारदात सारी होती है और उसके तार ये कहीं ना कहीं किसी न किसी की ओर इंगित करते हैं, ऐसे समय इस प्रकार का निर्णय होता है। मैंने तो पहले ही कहा कि परमवीर सिंह तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनको वो रिपोर्ट करते थे तो उनको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबल तय करके इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले पॉलिटिकल बॉसेस को ढूंढना पड़ेगा। देखिए तो जांच एजेंसीज का काम है। आप पूछिए। विनीत आपके पीछे। हाँ आपने कहा कि ये जो घटना है फेलियर ऑफ पुलिस नहीं, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। क्या आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगते हैं मुख्यमंत्री को उठाकर? देखिए मैंने इस्तीफा मांगने से थोड़ी वो देने वाले हैं, मैं तो रोज मांगूंगा, लेकिन वो थोड़ी देने वाले हैं। आपने कहा था कुछ दिन पहले कि और बहुत सारी गुपित मैं खोलूंगा। सरकार की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है इस प्रकरण में, उसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अभी तो बहुत सी चीजें बाहर आई, उस समय नहीं आ रही थी, सरकार उसको रोक रही थी। क्योंकि देखिए ये बड़ा मजेदार केस है कि जिसने केस किया वही आयो था पहले, यानी हम कहते हैं ना सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, इस प्रकार की अवस्था थी। और इसलिए उस समय मैं कह रहा था कि अगर ये सारी चीजें आप नहीं करोगे तो एक एक एविडेंस मैं दूंगा। अभी फॉर्चुनेटली जो एविडेंस मेरे पास थे वो सारे एनआईए के पास है, एनआईए ने वो सारे एविडेंस अप्रिशिएट किए, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। विनीत। सर, मैं जैसा कि पूछा कि आप कह रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हैं वही है वो उनके पास खड़ी थी, तो क्या इस्तीफे की मांग कर रहे थे या फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए वो वहां से हट जाना चाहिए? देखिए मैंने वापस कहा कि ऐसी मांगे करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग हटने भी वाले नहीं है, लेकिन मैं एनआईए से और जांच एजेंसियों से एक्सपेक्ट करता हूं कि भले ही कितना प्रेशर आए और कितने भी सरकार में किसी भी ओहदे पर बैठे हुए लोग हो, उन तक अगर ये कड़ी जाती है, सचिन वाजे के ऑपरेटर्स कौन है ये ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। आप जी। देखिए ये मकसद तो अभी ढूंढना ही पड़ेगा, ये तो एनआईए ढूंढेगा। चूंकि अब अपराधी मिला है तो मकसद भी मिलेगा, तो इसके ऊपर मैंने कुछ कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा संदेश देना चाहते थे, कोई स्टेटमेंट करना चाहते थे, और उस स्टेटमेंट के माध्यम से कोई ना कोई आगे की मंशा थी। ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं था, कोई ना कोई इसके आगे की मंशा थी। क्योंकि एक ज़माने में महाराष्ट्र में कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का एक्सटॉर्शन रैकेट भी चला करता था, इस प्रकार का हमने सुना है। और किस प्रकार से वो उस समय एक्सटॉर्शन करते थे, इसकी कई कहानियां जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए या हमारे जो महाराष्ट्र के पत्रकार यहाँ हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। इसलिए ये केवल जिलेटिन तक ये बात रुकती नहीं है, आगे मंशा तो पक्की है। आप एक मिनट। इसमें इन्वॉल्वमेंट उद्धव ठाकरे जी के रिलेटिव है और उनका नाम भी लिया है,
साथ फोटो है, वो गाड़ी बीजेपी वाले की है। देखिए, पहले तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि कितना मूर्खतापूर्ण बयान है। इसका जवाब उसी समय दे दिया गया क्योंकि उस व्यक्ति ने बताया कि जिसकी कार थी, जिसने बेची है, वो उसका दोस्त है और दोनों ने मिलकर साथ में फोटो निकाला है। तो कम से कम इतनी तो अकल लगानी चाहिए कि जब हम कोई आरोप करते हैं तो कुछ पुष्टि भी उसकी कर लेनी चाहिए। लेकिन उनको इंटरेस्ट केवल आरोप करने में है और वो ऐसे मूर्खतापूर्ण आरोप हमेशा ही करते रहते हैं। उन्होंने पहली बार नहीं किया है, इसलिए उसका जवाब देना भी मैं मेरे लेवल का नहीं समझता। दूसरी, आपने जो क्या बात कही थी आपने, हाँ, आपने जो बात कही थी, देखिए उसमें नीतीश जी ने जो आरोप लगाए हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई विचार करके उन्होंने वो आरोप लगाए होंगे। मैं आज उसके ऊपर बोलूँगा नहीं, पर मैं इतना ज़रूर कह सकूँ कि मुंबई में बेटिंग का जो रैकेट है, उस रैकेट के साथ कहीं ना कहीं सचिन वाजे या उनके साथ वाले लोगों की कोई ना कोई बातचीत चल रही थी। मेघा जी पूछिए, मेघा जी। जी जी, 2018 में वापस बोल देता हूँ, 2018 में उद्धव जी ने भी मुझसे बात की थी और उनके मिनिस्टर्स भी मेरे पास आए थे फॉर सचिन वाजे। महाराष्ट्र में होम मिनिस्ट्री एनसीबी के पास है, अनिल देशमुख होम मिनिस्टर है, क्या इनको अनिल देशमुख जी को इसके बारे में पूरी जानकारी थी या वो पूरे ब्लाइंड में थे, उनको अंधेरे में रखा गया था? नहीं, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं क्योंकि आज जो मैं न्यूज़ देख रहा हूँ तो मेरे ध्यान में आया कि होम मिनिस्ट्री तो 3 लोग चला रहे, एक आदमी तो नहीं चला रहा है। आप पूछिए जी। Sir, the Agadi is giving the various statement, varying statement is coming from all the 3 different parties who are in the government in Maharashtra. How do you analyze that and what is your read of that? जी जी, आपका क्या आकलन है, जो आगाड़ी ग्रुप है, जो तीनों पार्टियां हैं, उनके वहां से अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आपका क्या एनालिसिस है? देखिए इनमें समन्वय तो है नहीं, लेकिन अभी सब लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना चाहते हैं और हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा अपना संबंध उससे दूर रखना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार का कुशासन है, इसमें तो सारे पार्टनर है ही। जी दोबारा क्या? देखिए, मैं गृह मंत्री रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई भी चीज़ ये विचारपूर्वक कहनी चाहिए और सबूतों के आधार पर कहनी चाहिए, इसलिए मैं आज ये बात नहीं कहूँगा। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सबका। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अभी जो वैक्सीन दिया हुआ है उसका 56% वैक्सीन महाराष्ट्र ने इस्तेमाल नहीं किया है और राजनीति की जा रही है कि हमारे को वैक्सीन कम दिया जाता है। पहले दिया हुआ वैक्सीन महाराष्ट्र ने यूज़ करना चाहिए।